बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज और मैं हूं डॉक्टर सना गौरी। किसी भी मुल्क में अगर इस्तेहकाम ना हो तो इस्तेहकाम लाने के लिए ये समझा जाता है कि इलेक्शंस करवाए जाएंगे और तकरीबन तमाम मामला ठंडा हो जाएगा, लेकिन इस वक्त वो सूरत हाल नजर नहीं आई। इस वक्त हमेशा से कहा जाता था कि पाकिस्तान में जो होने वाला जमहूरियत का अमल है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सिर्फ पाकिस्तान के लिए तमाम दुनिया में ऐसे ही कुछ असूल राइज होते हैं। लेकिन इस दफा का इलेक्शन ये कहा जा सकता है कि एक टर्निंग पॉइंट था। कहा तो ये जा रहा था कि जनाब बाजवा साहब के जाने के बाद जिस तरह से उनकी आखिरी स्पीच थी कि फौज किसी मामले में नहीं बोलेगी, ऐसा ही कुछ नजर आता था। लेकिन बाद में जो फैसले हुए ऐसा लगा कि इस वक्त भी ताकतवर हलकों का बड़ा असर है तमाम चीजों पे। लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं सियासतदानों की यूं भी गलती नजर आई कि जनाब जब आप सियासतदान आपस में बैठ के बात करने के लिए तैयार होंगे नहीं तो क्या मुल्क को ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा? कहीं ना कहीं फैसला साजों को फैसला तो करना था। अब आप पाकिस्तान को अगर ऊपर से ही देख लें और देखें कि जनाब किसको कहां पे सेट किया गया, तो बड़ा आसान सा फार्मूला है। जिसको देना चाहिए था केपी के उसको केपी के मिला, जिसको पंजाब देना चाहिए था उसको पंजाब मिल गया, जिसको बलूचिस्तान देना था उसको बलूचिस्तान मिला, और सिंध पे तो आपको पता ही है कंप्रोमाइज की सियासत है। इन तमाम सूरत हाल में उसके बाद भी अगर हम कहते कि चले जनाब बजट आ जाएगा तो चीजें बेहतर हो जाएंगी, ऐसा हुआ नहीं। इस वक्त जो महंगाई का तूफान है वो सबके सामने बड़ी खुल के बहस हो रही है। मुझे बड़ी हैरत होती है कि हम काफी अरसे से इस पे बात कर रहे थे कि जो बजट आया है ये आपने तो लिखा नहीं है, आपने जो मईशत के माहिर यहाँ पे बिठाए हुए शायद सिर्फ तनख्वाह देने के लिए। काबीना में आप तौसी किए जा रहे हैं, ना जाने पढ़े लिखे लोगों की या तो आपके पास कमी है या जो पढ़ा लिखा शख्स है वो तो बाहर ही जा रहा है। यहाँ पे इख्तलाफात इस वक्त दो तरह से उरूज पे हैं। एक तरफ तो आपकी अवाम मजीद पिसने के लिए आगे आ चुकी है, तनख्वाहदार तनख्वाह पे जो कुछ आपने किया है वो आगे आपको मजीद उसका असर नजर आने वाला है। यहाँ पे हम कराची सिटी की जब बात करते हैं तो कराची में डकैतियों की और चोरियों की जो तादाद है वो रोज बरोज बढ़ती जा रही है। कुछ अरसे पहले तक जब निगरान हुकूमत का सेटअप था हमने ये आवाज लगाई, ये नारा लगाया कि चूंकि यहाँ पे गैर मुल्की बाशिंदे आबाद हैं इस वजह से यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब है। लेकिन अगर अभी मैं आपको ये बात बताऊं तो दिल पे हाथ रख के आप बताइएगा कि आज अगर कराची में जो सूरत हाल है, अगर डकैती में कोई लोग इन्वॉल्व हैं तो उसमें बहुत सारे ऐसे भी हैं जनाब जो मकामी हैं। जब आपके मुल्क में आपकी जगह पे आपके यहाँ पे नौकरियों की कमी होगी, आपके पास सहूलियात नहीं होंगी, तो एक आम पढ़े लिखे शख्स के घराने का फर्द भी उठेगा और जनाब हाथ में पिस्टल लेके वो हरकतें करेगा। ये अच्छी बात नहीं है, हम इसकी फेवर नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं कर रहे, लेकिन कॉज पे तो जाइए जनाब के कॉज क्या हो रही है। रूट कॉज पे जब तक नहीं जाएंगे चीजें हल होंगी नहीं। इस वक्त तमाम जगह से एहतजाज की सदाएं तो बुलंद हैं ही। जमात इस्लामी अपने तौर पे एहतजाज कर रही है, मौलाना फजलुर रहमान साहब अपने तौर पे महाज खोले बैठे, पीपल्स पार्टी और इस वक्त MQM दोनों के मसाइल जो है वो इस वक्त बड़े उरूज पे जा रहे हैं। हम ये समझ रहे थे कि कंप्रोमाइज की सिचुएशन आगे बढ़ जाएगी, लेकिन हुआ नहीं। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों का मामला मेरा ख्याल था कि आज रफा दफा हो जाएगा, लेकिन आज भी नहीं हुआ है। तोपों का रुख कुछ अरसे पहले तक ऐसा लगता था कि इस वक्त तहरीक इंसाफ के वकील सही तरह से जवाब नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन नजर आती है बड़े खुल के जो पूरा बेंच है वो ही कहता है कि इस वक्त इलेक्शन कमीशन की जो सूरत हाल थी वो उन्होंने गलत किया है, खुद से कुछ इंटरप्रिटेशन गलत की और कुछ उनके फैसले भी ठीक नहीं थे। इसमें कुछ तो कसूर जो है वो तहरीक इंसाफ का भी है कि वो क्यों अपनी पार्टी के साथ ही ना रहे, क्योंकि इस वक्त सवाल ही पैदा होता है कि अगर उनसे पार्टी का निशान छीन भी लिया गया था तो पार्टी तो अपने तौर पर रजिस्टर मौजूद थी, निशान वाली बात दूसरी थी। इस वक्त पीपल्स पार्टी और MQM के दरमियान क्या मसाइल हैं इस पे इंपॉर्टेंट गुफ्तगू है, इस पे भी बात करेंगे। प्रोग्राम पे आखिरी चंक में तहरीक इंसाफ से बात करेंगे, मखसूस नशिस्तों वाला मामला और खान साहब की रिहाई का मामला। इस वक्त मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद है मोहम्मद दानियाल साहब। मोहम्मद दानियाल सिद्दीकी, मेंबर सूबाई असेंबली MQM से आपका ताल्लुक है, ऐसे प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। और मुझे ज्वाइन करेंगे बालसान साहब, आपका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, और कुछ देर में हमें ज्वाइन करेंगे इसरार अब्बासी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है। आपकी तरफ आएंगे मोहम्मद दानियाल सिद्दीकी साहब। कराची वाला ही समझ रहा था कि आपकी रीयूनियन हुई है, रीयूनियन के बाद काफी अरसे बाद MQM हमें नजर आई ग्राउंड पे, हमें लगता था कि चीजें बेहतर हो जाएंगी, लेकिन कराची में तो स्टिल चीजें बेहतर नहीं हुई। और उसके बाद भी हमें लगता था कि शायद चीजें बेहतर होने में आप लोग बड़े संजीदा हैं, लेकिन इस वक्त जो लड़ाई की सूरत हाल है और जो लफ्जी गोला बारी है, ऐसा लगता नहीं है कि चीजें हल होंगी, बल्कि मजीद बिगड़ती जा रही हैं। क्या सूरत हाल है?
देखिए जी, जो आपने रीयूनियन की बात की वो तो ये बिल्कुल ठीक है कि अल्हम्दुलिल्लाह एमक्यूएम के जितने भी फैक्शंस थे वो सब एक जगह मर्ज हो गए और हमने इकट्ठे इलेक्शन लड़ा और आज हम एक पतंग के नीचे और एक अपने चेयरमैन के नीचे हम काम कर रहे हैं एंड वी आर मूविंग फॉरवर्ड, प्रोग्रेसिव हैं। आज आप देख लीजिए जिस तरीके से खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई ने बयान दिया और कोर्ट ने जिस तरीके से पिछले 50 सालों में आज तक कभी भी कोर्ट्स ने इस तरीके से सपोर्ट नहीं किया एक जस्ट कॉज को। जो चीज़ जो रीत रखी गई थी 1970 के अंदर कोटा सिस्टम की, आज उसकी नफ़ी की गई है। और जहाँ तक पीपल्स पार्टी की बात रह गई तो पीपल्स पार्टी ने और उनके जो उस वक्त चेयरमैन थे शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उन्होंने ही इस चीज़ को रखा था और यह इस्तेहसाल था। और इस्लामिकली भी अगर आप इस चीज़ को देखेंगे तो इस्लाम में मसावात का दर्ज दिया जाता है, किसी को किसी पे फौकियत नहीं है। सर वो ये कह रहे हैं कि आप जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बात कर रहे हैं, ये लियाकत अली खान के दौर से हुआ था। और लियाकत अली खान की अगर हम हिस्ट्री पे बात करें तो लियाकत अली खान ही थे जिन्होंने कराची के जो वो इलाके हैं जिसमें ख़ास तौर पर महाजिर आबादी पाकिस्तान बनने के बाद आबाद हुई, वो लियाकत अली खान साहब ने ही आबाद की थी। जब कराची के कुछ एरियाज को कहें कि जिसमें वाकई कुछ पढ़े लिखे लोग आके आबाद हुए और उनको उर्दू स्पीकिंग का नाम दिया गया, तो वो वही लोग वही आबादियाँ थीं जो लियाकत अली खान साहब खुद चाहते थे कि वो यहाँ से हो। अब पीपल्स पार्टी ये कहती है कि सिस्टम हमारा नहीं है, लियाकत अली खान साहब का लाया गया। नहीं जी, ये इसको ट्विस्ट कर रहे हैं ना। आपके पास पीपल्स पार्टी बिला शिरकत गैरे इस इक़्तिदार के अंदर कम से कम पिछले 15 साल से सूबे में है। जो सूबे का चीफ मिनिस्टर है उसने इस वक्त माशाल्लाह को अपना कुछ 16वां बजट पेश किया है। तो जब इस सूबे के अंदर जब लोगों के लिए जॉब्स आती हैं अखबार में तो वहाँ पे लिखा होता है सिंध अर्बन सिंध रूरल, वहाँ पे वो डोमिसाइल अर्बन में भी कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, सक्खर के लोगों का हक बनता है अर्बन की नशिस्तों, अर्बन जॉब्स के ऊपर। जबकि कर क्या रहे हैं कि वो उनका रहते रूरल के अंदर हैं और वो देही इलाकों से आके अर्बन एरियाज़ के अंदर अपना डोमिसाइल बनवाते हैं और वहाँ की जो नौकरियाँ हैं जो यहाँ के यंग लोगों की हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द लैंग्वेज दे स्पीक, चाहे वो पंजाबी बोलते हो, सिंधी बोलते हो, उर्दू बोलते हो, पश्तो बोलते हो, उनके हक के ऊपर डाका डाला जाता है, उनके हक को सल्फ किया जाता है। और ये सिर्फ पीपल्स पार्टीज को कंटिन्यू कर रही है ताकि वो नवाजे अपने लोगों को, अपने जालों को नवाजे। सर ये कहा जाता है कि जब भी किसी की सियासत खत्म होने वाली होती है अपने आप को जगाने के लिए एक नारा देता है। क्या आप इस बात से इनकारी हैं कि एमक्यूएम से जितनी उम्मीदें कराची वालों को थीं और आपके 80s में जिस तरह से आपको कामयाबी हासिल हुई है वो तो खुद एमक्यूएम भी नहीं एक्सपेक्ट कर रही थी कि इतना ज़्यादा उसको जो है हाइप मिलेगी। उसके बाद आपका सफ़र जारी रहता है, उसमें टूट फूट भी हम जिक्र नहीं करते कि आगे क्या हुआ। लेकिन क्या आप इस बात से इनकारी हैं कि 35 साल भी आप किसी न किसी तरह हुकूमत का हिस्सा रहे हैं, तो क्या आपने उस वक्त क्यों नहीं बात की? क्या अब इस बात को हकीकत बनने लगी ये बात कि अगर आपके पास अभी परफॉर्मेंस की कोई बात नहीं है तो आप कोटा सिस्टम का नारा लगा के बैठे हुए हैं? नहीं जी, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। 35 साल की आपने जो एमक्यूएम की हिस्ट्री की बात की, एमक्यूएम के ऊपर 3 मरतबा कम से कम ऑपरेशन हुआ। फिर पिछले 7 साल से एमक्यूएम के अंदर बहुत सारे एमक्यूएम ने नशेब व फराज देखे और उसके बाद एमक्यूएम पिछले सिर्फ कोई 1.25 साल हुआ है जो एक जगह आके दोबारा यकजा हों के एमक्यूएम के सब लोग हमारे जो कायदीन हैं वो बैठे हैं और एमक्यूएम ने एक बैनर के तले इलेक्शन लड़ा और उसमें आप परफॉर्मेंस देखिए कि कहाँ हमारे पास। सर इम्पोर्टेंट मैं गुफ्तगू इस पर कर रही हूँ कि कोटा सिस्टम की बात कर रही हूँ। क्या आपको इस वक्त ऐसा लगता है कि कराची की अवाम अब इस बात पे आपसे सवाल पूछती है कि आपने ऐसा पहले क्यों नहीं बात की? अब जाके आप बात करते हैं जब आप हुकूमत का हिस्सा होते हैं, जब बहुत अच्छी फजा होती है उस वक्त नहीं बात करते। इस वक्त क्या स्पेशली अगर मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट थी तो आपको सपोर्ट का एक एलिमेंट आपके सामने है तो आप लोग इसलिए नारा लगा रहे हैं कि ताकि वापस से अवाम आपकी तरफ आ जाए, क्या ऐसा है? नहीं जी, ये बात नहीं है। बात असल ये है कि हमने जो ये केस भी दायर किया था जब कोर्ट के अंदर, तो हमने यही प्ली ली थी कि ये अवाम के हक पे डाका है। वो हमने आज तो नहीं किया था, वो तो हमने 2023 में किया था जब ये नौकरियां दी गई थी। तो ये बात तो बिल्कुल वहीं पे निगेट हो जाती है कि आज क्योंकि हम गवर्नमेंट हम इस वक्त सीटें जीत कर आए हैं अपने हलकों से, तो आज हम अपनी आवाम को अपनी तरफ खींचने के लिए एक बेकार नारा लगा रहे हैं। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। ये एक चीज़ हमने जब ये नौकरियां दी गई, नाजायज़ तरीके से दी गई, गलत लोगों को दी गई, मेरिट का कोई ख्याल नहीं रखा गया, हमने उस वक्त आज से तकरीबन कोई 1-1.5 साल पहले ये केस किया और उसके ऊपर हमने उसको परस्यू किया केस को। पाकिस्तान के अंदर जो लीगल सिस्टम है उसमें बहुत सारे सुखम हैं, उसके बावजूद हमने उसको परस्यू किया और कोर्ट्स ने हमारे एक जस्ट कॉज को सुना और उसके अगेंस्ट जो फैसला दिया उसमें टोटल कराची खास तौर से और सिंध के अर्बन एरियाज को फ़ायदा होगा। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि इल्ज़ाम, अच्छा कुछ चीज़ें तो बड़ी हकीकत है
और मैं कभी बाइस्ड नहीं होती, हालांकि हम कराची से ही हमारा ताल्लुक है और बहुत चीज़ें मैं भी कोटा सिस्टम की, मैं बार बार अपने प्रोग्राम में कहती हूँ कि कोटा सिस्टम की डसी हुई हूँ। मुझे एक बात बताइए कि जब आपको मौका मिला भर्तियाँ करने का, वाटर बोर्ड हो, आपका KMC के इदारे हो मुख्तलिफ, आपका KPT हो जाए, आपकी ये तमाम जगहों पे जहां आप लोगों के लोग, आपको मौका मिला, आपने भर्ती किए, क्या वो ठीक तरह से भर्ती हुए थे? जी बिल्कुल, मेरिट के ऊपर हुआ। आप सर, क्या आप ये बात नहीं समझते कि आज जो KPT या दूसरे मुलाजमीन जो कि जिनको नौकरियों से फारिग किया गया, जिनके डॉक्यूमेंटेशंस कंप्लीट नहीं थे, जिनका रिकॉर्ड अच्छा नहीं था, वो बातें दुरुस्त हैं? आप एक फॉरेंसिक ऑडिट कराएं। आपने 3 महकमों के नाम लिए हैं, आप उन तीनों महकमों के फॉरेंसिक ऑडिट करवाएं और उसमें देख लीजिए MQM के कितने लोग उसमें मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी के कितने लोग मौजूद हैं। अभी PTI की गवर्नमेंट थी, उन्होंने कितने लोगों को उस पर हायर किया और उनकी क्वालिफिकेशंस और उनकी अचीवमेंट्स क्या हैं, और आप उसको MQM के लोगों से आप कंपेयर कर लीजिए। अच्छा सर, आप भी इसी सिटी के हैं, क्या आप इस बात से इनकारी हैं कि KMC के इदारे जो KMC के अंडर इस पर काम कर रहे हैं, उन इदारों की वही वाली सिचुएशंस हैं कि जो पहले हम देखते थे कि जनाब बड़ी अच्छे तरीके से कारकर्दगी है? इवन ये कि आप प्ले ग्राउंड्स कश्मीर, आप क्लब्स को देख लें, ये जो बना हुआ है इसको आप देख लें, या आप अब्बासी शहीद हॉस्पिटल को देख लें, या आप KMDC को देख लें, तमाम चीज़ें ठीक है, एक दौर में आप लोगों ने बड़ा काम किया, चीज़ें चल रही थी, क्या उसके बाद भी तो आपकी हुकूमतें रही हैं? आप इस सिटी में स्टेक होल्डर तो रहे थे, ऐसा तो नहीं था कि आप स्टेक होल्डर नहीं रहे। इन इदारों की तबाही की या इनकी ज़बूहाली की, चले तबाही का लफ्ज़ हम इस्तेमाल नहीं करते, ज़बूहाली की क्या वजूहात हैं? देखिए, आपने भी जिन इदारों का नाम लिया उसके अंदर आपने अब्बासी शहीद हॉस्पिटल का नाम लिया। अब्बासी शहीद हॉस्पिटल को मुस्तफ़ा कमाल भाई ने अपनी निज़ामत के दौर में, जब MQM को एक्चुअली पावर मिली थी और MQM को सपोर्ट मिली थी, तो MQM ने उसके अंदर उस वक्त 25 वेंटिलेटर, MRI मशीन, एक्सरे मशीन, CT स्कैन मशीन लगाई थी। इस वक्त उस 25 वेंटिलेटर में से टोटल 5 वेंटिलेटर चल रहे हैं। MRI मशीन इज नॉट वर्किंग, CT स्कैन मशीन काम नहीं कर रही, एक्सरे मशीन तक वहां पे काम नहीं कर रही। मैंने डायलिसिस के भी पूरे प्रोजेक्ट्स लगाए गए थे वहां पे, तो वो वहां मैं तो ये आपको वो डिपार्टमेंट्स बता रहा हूं जिनको मैंने आज से कोई 12 दिन पहले तकरीबन विजिट किया, और मैंने अपनी बजट स्पीच में ये ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस मैंने ये लोकल बॉडीज मिनिस्टर को भी बात पॉइंट आउट की, और मैंने हेल्थ मिनिस्टर को भी ये बात पॉइंट आउट की कि आप इसको देखें। इन दोनों के डोमेन में ही आता है, एक हेल्थ की वजह से और एक लोकल बॉडीज की वजह से, कि आप ये देखें कि जो चीज हम 25 मशीनें छोड़कर गए थे, आज उसका क्या हाल है। आज इन्होंने पूरा हेल्थ सिस्टम ग्रांट्स के ऊपर दे दिया है। मैं सर आपसे, चले मैं वाजे कर दूं कि ये बात मैं क्यों पूछ रही हूँ, नाजरीन के सामने ये बात मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि अगर MQM पे ये इल्ज़ाम लगता है कि ये तबाही MQM की वजह से, क्योंकि वहाँ पे उर्दू स्पीकिंग लोगों की भर्तियाँ भी हैं, और ऐसा नहीं है कि भर्तियाँ बिल्कुल नहीं है, ऐसा है कि बिल्कुल अपने दौर में जिसको जितना मौका मिला उसने किया, लेकिन तबाही की वजूहात क्या हैं? ये वही इदारे, ये वही जगह है जहाँ पे बड़े आराम से हम जाते थे, हमें फैसिलिटीज़ भी मिलती, लेकिन आज नहीं मिल रही। अगर आप ये कहते हैं कि चीजें खराब हुई हैं, वजूहात क्या है, कौन जिम्मेदार है? सबसे बड़ी वजह जो इदारों की खराब होने की है वो होती है ऊपर से। अब आप मेयर कराची देख लीजिए, मेयर कराची और डिप्टी मेयर जो हैं उन दोनों के अंदर रिफ्ट है, उनके अंदर इंटरनल पॉलिटिकल रिफ्ट इतनी है कि वो लोग काम करने से ज्यादा आपस में लड़ते हैं। जब वो आपस की लड़ाइयां ही नहीं खत्म होंगी तो वो शहर के लिए क्या काम करेंगे? उनका शहर में स्टेक ही नहीं है। पीपल्स पार्टी का अगर आप बजट स्पीचेस निकाल के देख लीजिए, जो जिस हल्के से इंटीरियर सिंध के लोगों ने तकरीर की है, उन्होंने, मैं नाम कोट करना अच्छी बात नहीं होगी वरना मैं नाम सर आप नाम कोट करें, मेरे प्रोग्राम में कोई आप बदीन से MPA हैं, उन्होंने कोट किया कि जी हमारे यहाँ ना रोड है, ना हमारे पास सेम नाला साफ होता है, ना हमारी भल सफाई होती है, ना हमारी लाइनिंग होती है कैनाल्स की। 15 साल से कम ये पीपल्स पार्टी इस सिंध के ऊपर हुक्मरान जमात है। इनके पास इस वक्त प्रेसिडेंट है, इनका चीफ मिनिस्टर है, इनके पास सारी की सारी पावर है। MQM 3000 अरब का इन्होंने बजट पावर दिया, में थी, शहर को कुछ नहीं दिया। पावर में थी MQM का बहुत जोर था। हम 80s और 90s की बात कर लेते हैं, 90s को भी छोड़ दें, 80s की बात कर लेते हैं। मुझे ये बताइए कि कौन कौन से सिंध के इलाके थे जिसमें हम कह सकते हैं कि MQM मौजूद थी? कराची हो गया, हैदराबाद, मीरपुर खास, नवाबशाह, सखर, यहाँ पे हमारी मेजर हम लोगों ने सीट्स विन की थी और हम लीडिंग जमात थे। उसके बाद हमने जब हमें कराची मिला 2002 के बाद एंड ऑनवर्ड्स, तो आप कराची में देखें। आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं इस पे, लेकिन मुझे एक सवाल का जवाब दें, उसके बाद मैं पीपल्स पार्टी के पास जाती हूँ। क्या आप मुतमईन हैं कि आपने वफा की है जिन लोगों के साथ आप बैठे हैं?
क्या आपको लगता है एक पार्टी ने आपका साथ दिया, आपने उस पार्टी को छोड़ दिया, आपकी इस सियासत पे आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? देखिए, आप ये जो बात कह रही हैं कि जी एक पार्टी ने साथ दिया, उस पार्टी को हमने छोड़ दिया, बात ऐसे नहीं होती। पॉलिटिक्स के अंदर हम इस शहर की खिदमत करने के लिए आए हैं। हम अपने जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी है और जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जो लोग आ रहे थे, सर टू द पॉइंट बात करते हैं। आप शहर की खिदमत के लिए आए, मुझे जवाब दे दें। आप शहर की खिदमत के लिए आए, आप वजारतों के लिए नहीं आए? हाँ या में है भी नहीं? नहीं, आप नहीं आए, पहले भी नहीं। 35 सालों में आपने वजारतों के लिए कुछ नहीं किया। 35 साल की नहीं, हम तो आज की बात कर रहे हैं ना। ठीक है, जो हमने पहले किया उसमें हमने डिलीवर भी किया ना। कराची को आखिरी पानी का मंसूबा K3 मुस्तफा कमाल ने दिया। कराची को आखिरी रिंग रोड मलीर एक्सप्रेसवे मुस्तफा कमाल के दौर में मिली। कराची को आपको चाहे अब्बासी शहीद हो, चाहे सिग्नल फ्री कॉरिडोर हो, वो किसके दौर में मिला? वो आपको मुस्तफा कमाल भाई की निजामत में मिला। ठीक है, मुझे ये समझ नहीं आता कि पहले कहते हैं फारूक सत्तार साहब कहते हैं उन्होंने मंसूबे डाले, फिर वो कहते हैं जनाब नेमतुल्लाह खान ने आगे बढ़ाया, और जमात इस्लामी कहती है कि जी मुस्तफा कमाल साहब को चूंकि फंड्स मिल गए थे तो आ गया मामला। लेकिन पीपल्स पार्टी इसमें कहा है। इकबाल खान साहब को वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। सर, आप मुझे सुन सकते हैं? जी डॉक्टर सना, अस्सलाम वालेकुम। इकबाल खान साहब, कराची की डेवलपमेंट तो पीपल्स पार्टी तो कहीं है ही नहीं। ये तमाम लोगों के नाम जो आ रहे हैं बस ऐसे ही आ रहे हैं, हालांकि हम भी तो कराची या सिंध का हिस्सा है, हम भी सिंधी हैं। मुझे ये बताइए कि क्या सूरत हाल है, क्यों पीपल्स पार्टी का नाम नहीं आता किसी डेवलपमेंट में, और बड़ी बातें हो रही है कि जनाब तबाही आपकी वजह से हुई है। जवाब दे दें इकबाल खान साहब। अच्छा, पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने कहा कि हम भी सिंध का हिस्सा हैं। बात लोग तो इस बात को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं होते, तो इसके लिए आपकी बड़ी मेहरबानी। अच्छा, ये मेरे कौन से भाई बात कर रहे थे, इनके उनसे मुझे इनका नाम बताएंगे प्लीज? जी डॉक्टर सना, ये इनकम से कौन थे भाई, मुझे जरा इनका नाम बता दें प्लीज। सर, मोहम्मद दानियाल सिद्दीकी साहब मौजूद है। अच्छा, दानियाल सिद्दीकी साहब की मैंने गुफ्तगू अभी सुनी है, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। असेंबली के फ्लोर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एमपीए जो हैं अपने इलाके के मसाइल पर बात करते हैं, तो मेरे ख्याल है ये हमारी जो एमपीए हजरात हैं उनकी बात की तस्दीक करते हैं कि जो एमपी हजरात होते हैं वो अपने हल्के की सही तरह नुमाइंदगी करते हैं और उनके इलाके में जो मसाइल है उस पर बातचीत भी करते हैं। और यही वो तरीका होता है, यही वो फोरम होता है कि जहाँ पर जीते हुए जो नुमाइंदे होते हैं वो अपने अपने हल्कों की बात करते हैं, बिला तफरीक बात करते हैं। तो अगर उन हल्कों में जैसा कि आपने कहा कि तीसरी बार चौथी बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मैंडेट मिला सूबा सिंध के अंदर, तो उसका मतलब ये होता है कि सूबा सिंध के लोगों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर एक बार फिर एतमाद का इजहार किया है। और जहाँ तक शहर कराची की बात करें तो मैं मेरे भाई को दानियाल साहब को ये बता देना चाहता हूँ, तो शहर कराची में जो मैंडेट आपको दिया गया है, जो आपको मिल गया है, वो आप भी जानते हैं। हम जो अपना सीधा हाथ उल्टे हाथ की तरफ दिल के ऊपर रखें और ये तय करें कि जनाब मैं अल्लाह को हाजिर नाज़िर जानकर ये बात करूं कि जनाब वाकई ही कराची के लोगों ने आपको मैंडेट दिया है, तो मेरे ख्याल है इनके अंदर भी एक जमीर इनका होगा जो कहेगा और जो मलामत भी करेगा और जो इनको कहेगा कि जनाब ये बात झूठ है। तो बहरहाल कराची के इकबाल साहब, चूंकि आप बड़ी रवानी से बहुत कुछ कह जाते हैं, मैं चाहती हूँ कि एक लफ्ज को बहुत आसानी से सुन सकूं। थोड़ी सी अगर आपकी आवाज तो मुझे ज्यादा आ जाए तो अच्छा होगा। अच्छा, मेरी आवाज ठीक आ रही है आपको? सर, आ तो रही है, लेकिन मैं आपके लफ्जों की चाशनी को जरा सुनना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आप कितनी बारीक बात कर रहे हैं। अच्छा डॉक्टर सना, देखिए मैंने अभी अपने भाई से कहा कि अपना सीधा हाथ उल्टे हाथ की तरफ हमारा दिल होता है उसके ऊपर रखें और ऊपर अपने जमीन से खुद ही पूछेंगे क्या कराची के लोगों ने हमें मैंडेट दिया है? जी, कराची के लोगों ने ही हमें मैंडेट दिया है और इसी वजह से हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। आप अपनी परफॉर्मेंस के बारे में सर बताएं, आप सर अपनी परफॉर्मेंस के बारे में बताएं, सखर का बताएं, लाड़काना का बताएं, डाबू का बताएं, कराची को तो छोड़ दें। कराची में तो वैसे ही आपने कभी कुछ नहीं किया। और मुझे पता है अक्सर जिनको तकलीफ होती है वो मेरी बात नहीं सुन पाते, आपको सुनना पड़ेगा, मैंने सुना है आपको। चलिए, मेहरबानी करें, बड़ी मेहरबानी करें, बहुत शुक्रिया। देखिए, आपने डॉक्टर सना मेरे भाई से सवाल किया कि आप जो है 80s के बाद आपकी नुमाइंदगी कहाँ थी। मेरे भाई ने बड़े प्यार से कहा कि जी हम हैदराबाद में भी थे, हम मीरपुर खास में भी थे, हम नवाब शाह में भी थे, हम सखर में भी थे। और यस, आप थे, अब नहीं है। इसका जवाब यह है कि आपको लोगों ने हर इलेक्शन के बाद मुस्तरद किया है। आप पैदा कौमी मूवमेंट जो है उसका रिवर्स लगा है। पीपल्स पार्टी जो शहर कराची में इस बार कैंटोनमेंट के इलेक्शन में जहां पर हमारे पास 3 सीटें होती थी, वहां हमारे पास 14 सीटें हो गई और आपकी 3 हो गई। तो इकबाल खान साहब, आप बड़े एहतराम के साथ जिस तरह से फिर आप ये मान लें कि उन्हें जिस तरह सीटें मिली हैं आपको भी वैसे सीटें मिली हैं, क्या आप इसको मान लें? मेरी बहन, कराची में हमारा मैंडेट भी छीना गया है।
कराची में हमें अच्छा। क्या मिला है, कराची में हमें क्या सीटें मिली हैं? सुबह सिंध में तो हमारा मुकाबला ही किसी से नहीं है भाई। हम तो सिंगल जो ना लार्जेस्ट पार्टी हमेशा से पिछले 3-4 इलेक्शन में हम जाहिर तौर पर नजर आ रहे हैं। आप कितने इलेक्शन को रिजेक्ट करेंगे? कराची के मैंडेट की बात हो रही है। कराची के मैंडेट पे जिस तरह ढाका डला 2018 में, जिस तरह ढाका पड़ा 2024 में, जानते हैं। मैं इस बात को पीटीआई के दोस्त भी नाराज होते हैं कि ये कहते थे 24 का इलेक्शन रिग था, तो मैं उनको यही सवाल करता हूँ कि सीने पे हाथ रख के कहें कि 18 का ठीक था, तो जवाब मिल जाएगा उनको। तो मेरी बहन, मेरा मकसद कहने का यह है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के भाई ने भी कहा कि सिंध के बड़े शहरों का जिक्र किया कि जनाब हम यहाँ थे, हमारा मैंडेट था, अब नहीं है, इसको तस्लीम करें। पीपल्स पार्टी कराची में कमजोर सियासी जमात थी, हम इसको एग्री करते हैं। हमने कैंटोनमेंट के इलेक्शन में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया। सर, मैं दो बातों पे फोकस करूंगी। पहली बात पूछ लेती हूँ, उसके बाद मुझे वक्फे पे जाना पड़ेगा। जवाब देना सर मैं पूरा मौका जो है इकबाल खान साहब को पहले एक बात करने का मौका दूं। इकबाल खान साहब, एक तो ये बात कीजिएगा, क्योंकि मैं कल आपके कोई ऐसे जिम्मेदारान मेरे सामने नहीं थे कि मैं बात को क्लियर कर सकती। जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के हवाले से बात की गई थी, क्या कॉमेंट करेंगे इस पे? देखिए, जुल्फिकार अली भुट्टो साहब क्रिकेटर रॉ का एजेंट, तो मैं इस पर उनकी बात पर क्या तनकीद करूं? उनका अपना कोई हाल नहीं है, वो आपस में एक दूसरे को तस्लीम कर लें दिल के साथ। फिर नहीं जी, आपसे सवाल किया गया है शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का। आप ये बताइए कि उन्होंने जो कोटा सिस्टम राइज किया और जो इदारों को कौमियाया, उसके ऊपर जवाब दीजिए। आपने नेशनलाइज करके मुल्क की इकोनॉमी को खत्म कर दिया, आपने शिपिंग इंडस्ट्री खत्म कर दानिया दी। साहब, मेरी एक मजबूरी दोनों समझ लें कि ये प्रोग्राम बड़ा इंपॉर्टेंट है और कराची की आवाज सुनना चाहती है। मुझे भी आती है आवाज निकालने भाई। सर ये प्रोग्राम में बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं चाहूंगी आप। भुट्टो ने इस मुल्क को दस्तूर दिया, इस मुल्क को आइन दिया, इस मुल्क को तोड़ा, इस मुल्क को दो लख्त किया। इस मुल्क के लिए भुट्टो साहब ने कहा कि जी आप उधर, हम इधर। ये मुल्क उन्होंने फारिग कर दिया, मुल्क आपने फारिग कर दिया। आज बांग्लादेश देखिए दानिया साहब, ये गलत हो जाएगा। उसको तोड़ा इस मुल्क को। दानिया साहब, ये गलत हो जाएगा। आप जो है किसी की पार्टी के 90,000 फौजियों ने, डॉक्टर सना, इस भाई को पता ही कुछ नहीं है, इनकी तरबियत की जरूरत है। 90,000 फौजियों ने हथियार डाले थे, जुल्फिकार अली भुट्टो ने हथियार नहीं डाले थे। 90,000 फौजियों को रिहा करवाया। सर, आप क्या बात कर रहे हैं? जुल्फिकार अली भुट्टो साहब जो है वो पहले सिविलियन डिक्टेटर थे। आप हिस्ट्री पढ़िए। दानिया साहब, मैं सिविलियन डिक्टेटर ऑफ दिस कंट्री। इकबाल खान साहब का जब तक मौकफ नहीं सुनूंगी, चीजें बेहतर नहीं होंगी। इकबाल खान साहब, आप मुझे सुकून से अपना मौकफ दे दीजिए, मैं दानिया साहब से बात नहीं करूंगी। सच बोलते हैं, इनको तकलीफ हो जाती है। सच नहीं जी, हिस्ट्री इज रिटन हिस्ट्री है। वो डैडी कहते थे जल साहब को, वो डैडी कहते थे, ये सर दानिया साहब, आप मेरी बात समझने की कोशिश करें, मुझे उनका मौकफ समझने दें, मैं आगे बात लेके जाऊंगी। उनका सर देखिए, मैंने आपकी बात सुनी है। आप जो लसानी बुनियाद पर सियासत करते हैं और एक बार फिर लसानियत की आग लगाना चाहते हैं, इनकी बात सुनेंगे। जुल्फिकार अली भुट्टो ने इस मुल्क को नाकाबिल तस्वीर बनाया। ये बाकी मांडा जो मुल्क है, जिसको बचाने वाला जुल्फिकार अली भुट्टो है। क्या जुल्फिकार अली भुट्टो का इक़्तिदार था कि जो पाकिस्तान जब टूटा हुआ पाकिस्तान जुल्फिकार अली भुट्टो को मिला? जिन लोगों ने वहां पे जाके जंग लड़ी, हथियार डाले, जमीन गवा दी, वो सारी जुल्फिकार अली भुट्टो वापस लेकर आए, टेबल पर बैठकर जंग जीत कर आए, टेबल पर हारी हुई जंग को। तो ये हमेशा तस्वीर का दूसरा रुख दिखाते हैं। अच्छा ठीक है, इकबाल खान साहब, मुझे एक बात का जवाब दे दें। ठीक है, अपने लीडर से मोहब्बत होती है, बड़ी वालहाना मोहब्बत होती है, ठीक है, सुकून से। मुझे ये बताइए, मेरी बात गौर से सुने। नहीं इकबाल खान साहब, मुझे टू द पॉइंट बात, मुझे पता है आपकी मोहब्बत है। मुझे बताइए कि ये अभी क्या जरूरत थी एमक्यूएम को ये बात करने की? कोई खास वजह आपको लगती है टाइमिंग के लिहाज से कि उन्होंने डायरेक्ट आपके? मुझे ये लगता है कि एमक्यूएम के अंदर जो एक लसानियत का बीज है ना, वो निकल नहीं पा रहा। वो उसका जो पौधा है ना, वो हम समझ रहे थे कि शायद वो नीचे चला गया है, वो फिर जमीन से निकलने की कोशिश कर रहा है। और मेरा ख्याल है कि ना सूबा ना हमारा मुल्क इस लसानियत के बीच को ना ज्यादा और बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। ये जो सियासी पोलराइजेशन हमारे मुल्क में हुई है ना, जिसमें तहरीक इंसाफ के साथ साथ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जैसी सियासी जमात का भी हाथ है, इन्होंने इस मुल्क की सियासत को इस मैच पर पहुंचाया है कि जातियात पर बात करते हैं। जुल्फिकार अली भुट्टो के पाए का लीडर इस मुल्क में ना पैदा हुआ है ना पैदा होगा। वो भाई खुदा के लिए फांसी चढ़ गए, लंदन नहीं भागे, ना जत्ता निकल कर गए, छूली चढ़ गए, बम धमाकों के। चले ठीक है, इकबाल खान साहब, अब मौका दे दीजिए। इकबाल खान साहब, अब मौका दे दीजिए सुकून से। मैं दानियाल साहब से बात करती हूँ। दानियाल साहब, आपका तो बानी हम कहते हैं, चले आपने जो भी फैसले किए थे वो मुल्क कौम के लिए, जो ठीक है जनाब, ठीक है आप अपने, लेकिन क्या आपको लगता है कि किसी की भी लीडर के बारे में, किसी पार्टी के लीडर के बारे में
जुबान इस्तेमाल करना, वो भी वो कि जिसके बारे में कोर्ट ने ये कह दिया कि उनकी जो मौत थी वो गलत थी, यानी कि पाकिस्तान की जुडिशरी का एक फैसला ऐसा आया जिसने पाकिस्तान की हिस्ट्री को ठीक कर दिया। आप समझते हैं कि इन हालात में अभी ये बयान देना दुरुस्त था? देखिए, इसमें बात यह है कि यहाँ पे जो इस सूबे में जो कोटा सिस्टम लाया गया, जो राइज है, वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के दौर से ही आया। अगर पीपल्स पार्टी ख़त्म कर दे देही और शहरी सिंध का मामला, हम भी कहना छोड़ देंगे। भाई देखिए, आपने इस सिंध को, जो एक सूबा है, जो इस मुल्क, ये सूबा चलता है, ये शहर चलता है तो मुल्क पलता है, आप इससे कोई डिसएग्री नहीं कर सकता। आपके पास वाहिद पोर्ट है, ठीक है जी, सबसे बड़ा मतलब 7वां बड़ा शहर जो है वो कराची है दुनिया का। आप जब अर्बन और रूरल की डिवाइड रखेंगे, शहरी और देही का नाम लिखेंगे, तो हम कहेंगे ना कि जी शहरी सिंध है, आप खत्म कर दीजिए। प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने एक मरतबा एक टीवी इंटरव्यू में कहा, उनसे पूछा गया कि जी फला आदमी ने ये बात कही और आप ये बात कह रहे हैं, तो उनको भी दर्द था। उन्होंने कहा जी मेरा डोमिसाइल फर्क है। उनको भी इस बात का दर्द था कि उनका डोमिसाइल क्योंकि सिंध का है तो उनके साथ वो सलूक नहीं होगा जो दूसरे सूबों वालों के साथ होता है। तो अगर बीइंग अ प्रेसिडेंट, माशाल्लाह वो सेकंड टाइम प्रेसिडेंट है, उसके बावजूद वो इस बात को अगर सोच रहे हैं और कह रहे हैं और नेशनल टेलीविजन के मेरा डोमिसाइल फर्क है, तो भाई हमें तो आपने वैसे ही महकूम किया हुआ है कराची की आवाम को। आपने कराची को कुछ दिया नहीं है। आप इवन कराची को आप 10% नहीं देते। कराची आपको 185 अरब रुपए जमा करके देता है सिंध सेक्स में, आप 2 अरब रुपए एग्रीकल्चर से जमा करते हैं। चीजों की जिम्मेदारी पीपल्स पार्टी पे, आप यही कह रहे हैं? जी बिल्कुल। अगर आप इजाजत दें और इकबाल खान साहब को बोलने का मौका दें तो फिर मैं आगे चलती हूँ। इकबाल खान साहब, एक बात तो कंफर्म है, कुछ तो मसाइल हैं हम कराची वालों के साथ, तो प्रॉब्लम कुछ तो होता है इस तरह से कि अगर कराची का डोमिसाइल है तो शायद उसके लिए सबसे बड़ा मसला ये है कि वो कराची का डोमिसाइल उसके पास क्यों है, उसको नौकरियां लेने में भी मसला है। क्या आपको इस बात का अंदाजा है? यकीनन होगा, कल भी आपके पीपल्स पार्टी के हमारे साथ दोस्त मौजूद थे, उन्होंने बड़े तहम्मुल से हमें समझाया और उन्होंने कहा कि अगर कोई चीजें होंगी तो उसको बेहतर कर लेंगे। क्या अफवाह व तफहीम से बात बेहतर नहीं हो सकती? देखिए डॉक्टर सना, समझने की जरूरत है। ठीक है, ये कहते हैं कि जुल्फिकार अली भुट्टो ने ये कोटा सिस्टम राइज किया, ठीक है। हमारे मुल्क में शहर भी है और गांव भी है, तो शहर और गांव की बात होगी। जहाँ शहरी इलाका है वहाँ शहर की बात होगी, जहाँ दही इलाका है वहाँ दही इलाके की बात होगी। शहरी और दही सिंध में फर्क है, अर्बन और रूरल में फर्क है। आपको अर्बन एरिया के लोग वोट देते हैं, पीपल्स पार्टी को रूरल एरिया के लोग वोट देते हैं। अब पीपल्स पार्टी को अर्बन एरिया के लोग भी वोट देने लगे। चलें, ये एक अलग डिबेट है। लेकिन मैं मेरे भाई से बड़े तहम्मुल के साथ, बड़े इज्जत के साथ, पाकिस्तान जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान, ठीक है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ फेडरल में गवर्नमेंट में, ये तहरीक इंसाफ के साथ फेडरल में गवर्नमेंट में, ये मुस्लिम लीग के साथ फेडरल में गवर्नमेंट में, ये चौधरी शुजात के साथ फेडरल में गवर्नमेंट में, जनरल मुशर्रफ के साथ फेडरल में गवर्नमेंट में। कौन सी फेडरल की गवर्नमेंट ऐसी थी जिसमें ये मौजूद नहीं थे? क्या ये जाम सादिक अली के साथ गवर्नमेंट में मौजूद नहीं थे? क्या ये अली मेहर के साथ मौजूद नहीं थे? क्या ये जतोई साहब के साथ गवर्नमेंट में मौजूद नहीं थे? ये कराची के लोगों को ये झूठ बोलकर कब तक बेवकूफ बनाएंगे कि हम आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं? तो भाई जब आपके पास मैंडेट था, जब आपने एक नारा बीच में ये भी लगाया था कि जी कराची से सिंध का वजीर आला क्यों नहीं हो सकता, तो आप एक सीट से अंदरून सिंध से आने वाले एक आदमी को, जिसका नाम अरबाब रहीम था, जाम सादिक था, अली मोहम्मद मेहर था, जतोई था, एक एक सीट पे आने वाले लोगों को एनपीएम अपना पूरा मैंडेट देकर वजीर आला बना देती थी। तो उस वक्त मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के लोग ये बात का चिंगम खाकर सो जाते थे कि जनाब हमारे पास क्योंकि मैंडेट सिंध में सबसे ज्यादा था तो वजीर आला कराची से होना चाहिए था। तो जवाब इनके पास नहीं होगा, क्योंकि जब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को मैंडेट मिला, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने जो नारा लगाती थी कराची के वजीर आला का, ये काम कभी नहीं किया और इल्जाम ये पीपल्स पार्टी के पास लगाते हैं। पीपल्स पार्टी को रूरल एरिया का जो सिंध है वो मैंडेट देता है तो वजीर आला वहीं से लेना पड़ता है। बात सिर्फ सिंपल है डॉक्टर सना, बात बहुत सादा है कि जब एमसीएम को ये मौका मिला कि ये जिस कोटा सिस्टम की बात करते हैं, क्या मेरा ये बहुत सादा सवाल है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को अपने इतने सारे अदवार जो मैंने गिनवा दिए, इनको मौका नहीं मिला था इस कोटा सिस्टम को खत्म करने का, तो क्या इन्होंने कर दिया? अगर ये बात दुरुस्त है तो फिर मैं हाथ जोड़ के इससे माफी मांग लूंगा। कोटा सिस्टम को खत्म करने में नाकाम रही, मैं इनकी बात मान लूंगा। अगर ये कामयाब हो गए तो मैं इनकी बात को एग्री करूंगा। इनके और कई बार ऐसा हुआ कि सिंध में मेजोरिटी में ये थे
एक सीट वाले को वजीर आला बनाकर। सर मैंने यही बात दानियाल साहब से पूछी थी, अब आपने भी बात कर ली है तो मैं पूछूंगी उनसे। एक शॉर्ट ब्रेक का वक्त हुआ है, आप लोग मेरे साथ ही रहिएगा। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं। बातें हम सुन रहे हैं पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम की, लेकिन मैं शहरी हूं, मैं ये समझती हूं कि चीज़ें कोई बेहतर करने की तरफ जा नहीं रहा। कराची वाले इस वक्त जिन मसाइल के शिकार हैं वो मेरे ख्याल है पूरे पाकिस्तान में इतने मसाइल किसी के साथ नहीं होंगे। अगर कोई मुझसे पूछता है कि चीज़ें बेहतर होंगी, मुझे ऐसा लगता था कि चीज़ें शायद वो जो निगरान हुकूमत में सेटअप में चीज़ें बेहतर करने की कोशिश की थी, मुझे लग रहा था कि शायद चीज़ें बेहतर हो। पूरे पाकिस्तान के लिए नहीं कह रही हूँ, पूरे पाकिस्तान में बहुत कुछ हुआ, लेकिन कराची की चीज़ें बेहतर नहीं हो रही। कराची का नौजवान इस वक्त पिस रहा है, चीज़ें जो है वो वैसी ही हैं बल्कि और वर्स होती चली जा रही। इवन ये कि यहाँ पे जिस किस्म की टैक्सेस लगाए गए वो भी, और यहाँ पे जो नौकरियों की सूरत हाल है वो भी। यहाँ पे एक बहुत पढ़ा लिखा लड़का भी इस वक्त नौकरियों के लिए जिस तरह से मारा फिर रहा है और जिसके माँ बाप ने उस पर अपनी पूरी जिंदगी की कमाई लगा दी, वो भी फ़कत 45,000 रुपए की नौकरी के लिए सुबह से लेकर शाम तक ख्वार होता है। उसको ना कमाने के मौके मिलते हैं, ना वो ये समझता है कि वो किसी गवर्नमेंट की पोस्ट पे भी जा सकता है। इन द एंड वो ब्रेन ड्रेन का सिलसिला जो है आपको कराची में नजर आ रहा है। कोटा सिस्टम क्या इसकी वजूहात है या कुछ और? जी जनाब मोहम्मद दानियाल सिद्दीकी साहब, आप पे इल्जाम ये लगा रहे हैं कि आपने पहले क्यों नहीं इन बातों को आपने उठाया जब आपके पास अथॉरिटीज थी? देखिए जी, हमने हर बार उठाया। इन्होंने अभी ये कहा कि जब हमारे पास पावर थी, अथॉरिटी थी, आपने भी उस बात को कोट किया, तो हमने उसको हमने ख़त्म क्यों नहीं किया? इसके लिए हमें 2/3 मेजॉरिटी चाहिए है यहाँ से, और उसके बाद फेडरल गवर्नमेंट भी उसको अप्रूव करेगी। इस वक्त सिंध हुकूमत, सिंध कैबिनेट के अंदर टोटल जो सीट्स हैं 167 है सिंध असेंबली की सीट्स, उसमें से 117 सीटें पीपल्स पार्टी के पास है। पीपल्स पार्टी इसको ख़त्म कर दे, पीपल्स पार्टी ये झगड़ा खत्म कर दे। अभी भाई ने मेरे कहा पीपल्स पार्टी के कि जी अर्बन और रूरल सिंध हमें रखना पड़ेगा क्योंकि एक गांव है और एक शहर है। तो भाई आपने गांव को शहर क्यों नहीं बना दिया? 70 साल से आप क्लेम, आपके पास लाड़कानों की सीटें हैं सारी, आप लाड़कानों को ऐसा बनाते कि वो कराची पीछे छोड़ जाता। आपने लाड़कानों को ऐसा कर दिया वो मोंजो-दड़ो को पीछे छोड़ गया। मोंजो-दड़ो जो है उसके अंदर इस वक्त सफाई ज्यादा होगी। और ये बात का जवाब मुझे टू द पॉइंट, क्योंकि बहुत सारी बातें आप ये कह रहे हैं कि क्योंकि आपकी इतनी मेजॉरिटी नहीं है, नंबर गेम की आप बात माइनॉरिटी में हैं, तो इस वजह से ये नंबर गेम की वजह से सब कुछ हो रहा है, वरना आप विलिंग थे कि ये करते। चले जनाब, व्हाई नॉट। ठीक है, इकबाल खान साहब आपकी तरफ आते हैं। कामरान टसूरी साहब का जब तकर्रुर हुआ था, मैंने ही अपने प्रोग्राम में रिकॉर्ड उठा के देख ले, बड़ी तनकीद की थी कि नाम कहाँ से आया, कैसे हुआ, सब कुछ ये तमाम सबको पता है कि गेम कहाँ से हुआ था। लेकिन कामरान टसूरी साहब मैं समझती हूँ कि सिंध के एक बेहतरीन गवर्नर साबित हुए हैं। उन्होंने जिस तरह से अवाम के साथ अपना रवैया रखा और चीजें जिस तरह से वो बात करते हैं, उनका विजन नजर आता है। इस तमाम गेम में बेचारे कामरान टसूरी साहब का क्या कसूर है? क्यों उनको रगड़े में लाया जा रहा है इस वक्त? देखें डॉक्टर सना, पहले तो मैं मेरी भाई के बात पे रिस्पॉन्ड करूंगा। इन्होंने कहा जी लड़काना को मोंजो-दड़ो बना दिया। देखिए शहर कराची से हम लड़काना चले गए, इनको पता भी नहीं होगा लड़काने का रास्ता आता कहाँ है। ये कभी गए भी नहीं होंगे अल्लाह के हुक्म से लड़काना, और इन्होंने देखा भी नहीं होगा लड़काना। ये मैं यकीन से कह सकता हूँ, क्योंकि ये सिर्फ आपके स्टूडियो में बैठ के बात कर सकते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं। और किलोमीटर पूछे मुझे, इनको नहीं पता होगा, मुझे पता होगा। किसी भी कराची सिंध के किसी शहर का कराची से किलोमीटर पूछे मैं आपको बताऊंगा। बात यह है कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल जहाँ पीपल्स पार्टी को एक सीट नहीं मिलती, अभी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में अरबों रुपए के तरक्याती काम हुए हैं, हमें वहां कोई मैंडेट नहीं मिलता। बिला तफरीक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने काम किया, जिसको मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के दोस्तों ने खंडर बना दिया था। डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में काम दिन ब दिन चल रहा है। डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में बड़ी बड़ी सड़कें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दी और ओवरहेड ब्रिजेस हैं। ये वो डिस्ट्रिक्ट कोरंगी था जिसको मोहनजोदड़ो बना दिया मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के दोस्तों ने। ये मैं बार बार इस बात की मिसाल देता हूँ कि देखें हम पीपल्स पार्टी, आप ये मुंह से कह देना जनाब, मैं कहता हूँ एग्जाम्पल सेट करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदर कराची डिवीजन के सौदरम सैयद गनी साहब 2017 का बाई इलेक्शन जीते अपने हल्के का। यहाँ से 2 शख्स इलेक्शन लड़ा करते थे और जीता करते थे। एक का नाम था इरफानुल्लाह मरवत, एक का नाम था रऊफ सिद्दीकी साहब। रऊफ सिद्दीकी साहब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से जीतते थे और वजीर बनते थे। इरफानुल्लाह मरवत जीतते थे तो वो भी वजीर बनते थे। लेकिन इन दोनों की बार बार इलेक्शन जीतने के बाद, वजारतें लेने के बाद, उस हल्के के लोगों ने एक बार 2017 के बाई इलेक्शन में सईद गनी साहब को वोट दिया, पीपल्स पार्टी को वोट दिया, और 2018 के इलेक्शन में 1 साल के बाद उन वोटों में 6000 का इजाफा हो गया। अब 2018 के इलेक्शन के बाद 2024 में वो इलेक्शन आता है तो उन वोटों में मजीद इजाफा हो जाता है। तो भाई पीपल्स पार्टी के लोग जब उस हल्के से कामयाब होते हैं तो वहां से अपने मैंडेट में इजाफा करते हैं, कमी नहीं करते। बिल्कुल इसी तरह से डिस्ट्रिक्ट मलिर के अंदर
एक सीट हम अब्दुल्ला मुराद की जीता करते थे, आज पूरा डिस्ट्रिक्ट मलीर हम क्लीन स्वीप करते हैं। वजह क्या है? वजह यही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी परफॉर्म कर रही है, तो मलीर के लोगों का एतमाद हासिल हुआ। अब आते हैं जिला कुरंगी के अंदर, जहां कभी आप काउंसिलर सर यानी कि आपका पॉइंट कहने का ये है कि पीपल्स पार्टी ने परफॉर्म करके दिखाया है, तभी वो आगे आई है, उसी की जिम्मेदारी है। और अगर एमके परफॉर्म नहीं कर सकी तभी वो अपना एक नारा लेके आई है जिसको कोटा सिस्टम कह रहे हैं। सर आपका लुबे लुबाद यही है बात करने का। लसानियत का बीज बोना आता है, इनको कुछ नहीं आता। मैं मेरी बात सुने, मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ डॉक्टर सना। एक सीट हम जिला कुरंगी से काउंसिलर नहीं जीता करते थे, आज जिला कुरंगी के अंदर हमारे पास एक टाउन है। आज जिला कुरंगी के अंदर बाइकआउट किया, जहां हम 5000 वोट लेकर एक चेयरमैन बनता था, वहां पे इनका 1500 वोट इनके चेयरमैन ने तो लिया नहीं। हमने तो बाइकआउट किया था। इन्होंने सर अभी मैं ना बातों का रुकना वहाँ मोड़ना नहीं चाह रही। आपका बॉयकॉट किसी और वजह से नहीं सर, आपका बॉयकॉट किसी और वजह से भी हो सकता है। उस वक्त सीट तो जब ये बोले तो मैं बीच में आ जाऊँ, ये चाहते हैं आप, तो ये मैं फिर इनको बोलने नहीं दूंगा। तो मैं तो प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। जिला ईस्ट के अंदर हमारे पास कभी एक टाउन नहीं होता था, आज हमारे पास 5 में से 3 टाउन है भाई। ये वही शहरी इलाके हैं जहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मैंडेट मिला है। तो यही मेरे भाई, यही हम आपसे कहते रहे कि बल्दियाती इलेक्शन में आ जाए, क्यों आप भागते रहे बल्दियाती इलेक्शन से? तो खुदा के लिए भाई, अगर आप पीपल्स पार्टी को मैंडेट मिले तो आप उसको तस्लीम ना करें। ये कौन सा रवैया है आपका? आप कहती फला को मुंजो तोड़ो बना दिए। तो भाई लाड़काना के लोग जो है खुदा ना खास्ता बेवकूफ तो नहीं है। लाड़काना के लोग जो है सियासी शऊर रखते हैं, कोई लाशऊरी की तो जिंदगी में नहीं रहते कि वो बार बार पीपल्स पार्टी को मैंडेट देते हैं। नवाब शाह के लोगों ने हर इलेक्शन के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मैंडेट दिया। तमाम चीजों में कसूरी साहब को क्यों लेके आया जा रहा है? जीरो हो गई, बिल्कुल खास से जीरो हो गई, हैदराबाद से का मैंडेट चला गया। ये क्या बातें कर रहे हैं भाई? यही वो तरीका होता है पॉलिटिकल सिनेरियो को चेक करने का। सवाल आप मिस कर गए, शायद सवाल का जवाब दें। सर टिसोरी साहब का क्या किरदार है इन तमाम चीजों में? सॉरी डॉक्टर सना, टिसोरी गवर्नर सिंह का क्या किरदार है? देखिए गवर्नर सिंह का कसूर मैं समझता हूँ कि वो अपनी जगह पर अपना काम कर रहे हैं। मैंने नहीं सुना उनके बारे में क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, क्या अल्फाज इस्तेमाल हुए। मैं खामोखा कोई अपना तजिया दे दूं जिस बात के मुझे इल्म नहीं है। अगर उनके लिए कोई बात पार्टी की आदत की या किसी फोकल पर्सन की जानिब से, किसी मिनिस्टर की जानिब से की हुई है, तो मैं ईमानदारी से कहूंगा मेरे इल्म में नहीं है वो गुफ्तगू क्या हुई। ठीक है जनाब, सही गनी साहब का बड़ा वाज़ेह पैगाम आ चुका है उनके बारे में, और बहुत शुक्रिया इकबाल खान साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। मोहम्मद दानियाल सिद्दीकी साहब क्या कहेंगे? इस वक्त कामरान टिसोरी साहब की तरफ भी तोपों का रुख हो चुका है। देखिए बात यह है कि इंसान को जब कुछ समझ में नहीं आता तो बगले झांकता है ना। आपके पास आपने डिलीवर कुछ नहीं किया, आपने कराची के अंदर कुछ नहीं डिलीवर किया। अभी आपने बजट की बात की थी, मैं आपको बता दूं, बिल बुक बजट बुक देख लीजिएगा, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट की है। उसके अंदर उन्होंने शुरू किया है जी रैशनलाइजेशन ऑफ टैक्सेस एंड लेवीज, और खत्म भी इसी के ऊपर इन्होंने किया। एक टैक्स, ₹1 का इजाफा उस बुक के अंदर एग्रीकल्चरल टैक्स पे नहीं हुआ। 30% जीडीपी का इस वक्त इस मुल्क की और इस सूबे की भी अगर हम ले लेते हैं तो वो कंट्रीब्यूट करता है एग्रीकल्चर। आप 185 अरब रुपए जमा किया आपने पिछले फिस्कल ईयर में, जिसमें से सिर्फ 2 अरब रुपए एग्रीकल्चर से आया, और बाकी सारा का सारा आपका सिंध सेल्स टैक्स से आया, जो कहां से आता है वो सारा अर्बन सेंटर्स देते हैं, और उसमें से 98% कराची देता है। तो आपने तो उस बुक के अंदर, आप उस बुक को ऑनलाइन अवेलेबल, आप सर्च कीजिए, एग्रीकल्चर का वर्ड नहीं है उसके अंदर। अब आप बात कर रहे हैं कि जी आपने बजट में खसारा कर दिया, आप तो रैशनलाइज ही नहीं कर रहे। बिलावल भुट्टो साहब ने, जो चेयरमैन पीपल्स पार्टी है, उन्होंने अपना मैनिफेस्टो दिया था, उन्होंने कहा था जी चुनो नई सोच को। क्या चुनो नई सोच को? जो हाल सिंध का था, आप चले जाएं किसी हलके के अंदर चले जाएं, आज वो अबतर हालत में ही है। इसमें मैं कोई एग्जैजरेट नहीं कर रहा, आप चले जाइए, आप जाके देख लीजिए, आप इनके साथ चले जाएं, मेरे साथ नहीं, इनके साथ चले जाएं। एग्रीकल्चर वाली जो बात की जाती है, इसको तो बड़े तमाम जुबानदानों को भी बैठ के सोचना चाहिए। ये लफ्ज इसके लिए ठीक है, अगर यहाँ पे ये लफ्ज अगर यहाँ पे मौजूद होता है तो फिर टैक्सेस बड़े दूर हो जाते हैं। इसलिए पहले तो ये जो ज़राअत का शोबा है, शोबा जब हम कहते हैं तो उसको फिर शोबे की तरह ट्रीट भी करें। हम उसको अंग्रेजी में कुछ और जब कह देते हैं तो मसले ही एक तरफ आ जाते हैं। बड़ी सोचने की बात है, बारीक बात है ये, इसको सोचने की जरूरत है। इसरार अब्बासी साहब ने मुझे इस वक्त ज्वाइन किया है, तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। इसरार अब्बासी साहब क्या समझते हैं, मखसूस नशिस्तों वाला मामला कुछ रुख आपकी तरफ भी नजर आ रहा है, झुकाव
क्या सिनेरियो होगा इस वक्त अगर सीटें आपकी तरफ मिल भी जाती हैं? मुझे तो लग रहा है कि दोनों तरफ कुछ ना कुछ मसाइल हैं, लेकिन इस वक्त ये तो कम से कम ये समझते हैं कि एक बड़ी राय आ रही है कि आपकी पार्टी के साथ गलत हुआ है, बड़ी पार्टी को साइड लाइन कर दिया गया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने अपने सवाल के अंदर ही उस नुक्ते को वाजे कर दिया कि जो चीज गलत की गई उसकी रियलाइजेशन आज सबको हो रही है। हम उस वक्त चीख रहे थे कि ये गलत किया जा रहा है, और बदकिस्मती से उस वक्त तमाम डेमोक्रेटिक पार्टीज जो अपने आप को जमहूरियत की चैंपियन कहती हैं, वो इस चीज पे खामोश रही, और वो इसलिए खामोश रही कि उनको बेनिफिट था इस वजह से कि पीटीआई की पॉपुलैरिटी की वजह से उनका मुकाबला नहीं कर सकती थी। लेकिन ये नहीं सोचा कि शायद जो वक्त आज पीटीआई पे आया कभी किसी और पॉलिटिकल पार्टी पर भी ऐसा आ सकता है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर हमें ये मखसूस नशिस्तें मिलती हैं तो ये हमारा बुनियादी हक था जिसे सल्ब किया गया, और अगर हमें इंसाफ के अदालत के थ्रू हमें हमारा हक मिल जाता है तो मैं समझता हूँ कि ये एक उम्मीद की किरण होगी कि इस सारे सिस्टम के अंदर अगर अदलिया अपना मौसर किरदार अदा कर सके तो मेरे ख्याल में जितने भी इदारे जो अपने आईनी दायरा से बाहर काम कर रहे हैं उनके लिए भी एक अलार्मिंग सिचुएशन आ जाएगी कि कोई इदारा ऐसा है जो अपना काम सही कर रहा है तो और वो इदारा उनके इदारों के ऊपर चेक रख सकता है। जैसे इलेक्शन कमीशन के इकदाम के बारे में आज क्लियर हुआ कि उन्होंने गैर आईनी इकदाम किए, तो मैं ये समझता हूँ कि ये इस मुल्क के लिए बहुत अच्छा है, ये नहीं सिर्फ पीटीआई के लिए अच्छा है। अच्छा बासी साहब, बिल्कुल मुझे पता है आप बड़ी नपी तुली गुफ्तगू करते हैं, अच्छी बात है। आप जब तमाम इदारों को उनके हदूद में रहने की बात कर रहे होते तो क्या आप अपनी पार्टी को जस्टिफाई कर सकते हैं कि जब आप इदारों पे तनकीद करते हैं और उन पे सवाल उठाते हैं, इवन ये कि सिटिंग चीफ जस्टिस पे एक आपके रहनुमा भी, आपके जो एक पार्टी के रहनुमा है वो भी बड़े बात कर रहे होते हैं, ये तमाम चीजें आपको भी तो सोचनी चाहिए कि कुछ तो आपको भी पीछे हटना पड़ेगा। जो बयानात टीवी पे आते हैं, जो सोशल मीडिया पे जो कुछ आप लोग कर रहे होते हैं, क्या ये ठीक है? डॉक्टर साहब, दो चीजें आपने अपने सवाल में की, एक तो पार्टी के जो रहनुमाओं के बयान और एक सोशल मीडिया, दोनों को काइंडली सेपरेट कीजिए, क्योंकि देखें सोशल मीडिया के ऊपर किसी का भी कंट्रोल नहीं है। पीटीआई के नाम से चलिए सर, वो रऊफ साहब के बयान पे बात कर लेते हैं, चीफ जस्टिस पे तनकीद की ना उन्होंने। बिल्कुल, रऊफ साहब के बयान को मैं बिल्कुल बात करूंगा कि उसको मैं ओन भी करूंगा कि ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और उनके बयान को पार्टी लाइन कहा जा सकता है, ना कि सोशल मीडिया पे की गई ट्वीट्स और इन चीजों को मैं पार्टी लाइन समझता हूँ। देखें, बुनियादी तौर पे अगर कोई भी इदारे के अंदर कोई शख्स काम ना कर रहा हो तो हम उस इदारे को कहेंगे कि उस इदारे के अंदर से उसका जो मैकेनिज्म है उस मैकेनिज्म के थ्रू उस शख्स को कंट्रोल किया जाए, क्योंकि एक शख्स किसी इदारे की बदनामी का सबब न बन सके, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे एस्टैब्लिशमेंट हो, इवन पॉलिटिशियंस हो। बहुत से पॉलिटिशियन, बहुत सी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर बहुत जबरदस्त सियासतदान मौजूद हैं, बहुत नीट एंड क्लीन सियासतदान हैं जिन्होंने 2-2, 3-3 दिहाइयां गुजारी हैं पाकिस्तानी सियासत में, लेकिन उनके दामन के ऊपर एक धब्बा भी नहीं है। लेकिन बदकिस्मती यह है कि उनकी जो पार्टी के हेड हैं वो करप्शन के दलदल में धंसे हुए हैं, तो मजबूरन वो भी अपनी पार्टी को डिफेंड करते हैं। तो मेरा पॉइंट सिर्फ इस हद तक है जो आप फरमा रही हैं कि हमें हर इदारे को बशमूल पॉलिटिकल पार्टीज को अपने आईनी दायरा कार में, देखिए एक पार्टी के पास अवाम के पास जाने के अलावा और कौन सा रास्ता है, तो हमने हमेशा अवाम, और फिर जब अवाम ने हमारे एक में मैंडेट दे दिया तो हमने अदालती रास्ता इख्तियार किया, ना कि एहतजाज का रास्ता इख्तियार किया। तो मैं आपकी इस बात को मैं इंडोर्स करता हूं कि अगर हमारी तरफ से भी कोई कमी कोताही हुई है हमें उसको देखना पड़ेगा, ये नहीं हो सकता। चलिए सर, एक और बात का जवाब मुझे दे दीजिए क्योंकि आखिरी लम्हात है अभी प्रोग्राम के। मुझे एक और, ये जो आपकी पार्टी में एक और ब्लॉक बनने की बात हो रही है और ये कहा जा रहा है जो इस वक्त स्पोक्स पर्सन है आपके, या इस वक्त जो रहनुमाई कर रहे हैं सब चीजों की, वो पहली उनकी प्रायोरिटी नहीं है कि खान साहब बाहर आएंगे, और वो अगर खान साहब बाहर आ जाते हैं तो वो उनकी जो एक इजारादारी चल रही है वो हट जाएगी। अभी आपके अपने जो बहुत पक्के लोग हैं वो आपसे हटने की बातें कर रहे हैं और ये मीडिया पे बयान हो चुका है। क्या कहते हैं, ये इसमें कोई सच्चाई है? देखिए डॉक्टर साहब, पहले तो मैं आपकी इस बात को क्लियर कर दूं कि जो आप कह रहे हैं ना पार्टी में ग्रुप बनना है, मैं आपको क्लियर बता दूं कि इमरान खान इज पीटीआई एंड पीटीआई इज इमरान खान, नन अदर देन इमरान खान। कोई भी शख्स
पार्टी के अंदर इमरान खान से बड़ा नहीं हो सकता। आपने उसकी मिसाल देख ली, जो साथी हमारे छोड़ के गए, उन्होंने अपनी जमानतें जब्त कराई, बड़े जोर शोर से उनकी पार्टीज लॉन्च हुई, सब कुछ। तो जो भी शख्स पार्टी के अंदर, पार्टी डिसिप्लिन के अंदर बात करेगा वो ठीक है, लेकिन अगर कोई शख्स ये समझ रहा है, जिस तरह आपने फरमाया कि इजारादारी किसी की भी नहीं होती। पीटीआई बेसिकली, पीटीआई का स्ट्रक्चर अगर 96 से आप ऑब्जर्व करें तो उसके अंदर मुख्तलिफ आरा के लोग हमेशा से मौजूद रहे। सिर्फ ये था कि ऑफिस बेयरर्स जो हैं वो डिबेट कर सकते हैं, वर्कर्स की डिबेट अलग होती है। लेकिन इस वक्त जो वर्कर्स का इश्तियाल है वो ऑफिस बेयरर्स के ऊपर ज्यादा प्रेशर आ चुका है कि 1 साल होने को आया है चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब को, और हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो उस तरह का मौसर किरदार अदा नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से तहरीक इंसाफ का जो वर्कर है, जो जेन्युइन वर्कर है, जो इसकी आइडियोलॉजी, जो पीटीआई की आइडियोलॉजी के साथ जुड़ा हुआ है, उसका कोई मरात वो नहीं ले रहा पार्लियामेंटेरियन होने की हैसियत से, तो उसका प्रेशर उस लीडरशिप पे जरूर मौजूद है। और मैं ये समझता हूँ कि सारी कयास आ रही हैं, सारी चीजें उस पर खत्म हो जाएंगी जब इमरान खान साहब खुद बाहर आएंगे, क्योंकि अभी सिर्फ एक कम्युनिकेशन गैप है। हमें चंद जराए से पता चलता है कि खान साहब ने ये कहा, जैसे मैं कल की मिसाल दे दूं, कहा गया कि एक कमेटी बनी है जो पुराने साथियों को वापस लेने के लिए, और बाद में डिनाइल आ गया। तो अभी जो कम्युनिकेशन गैप है ना, उसको फिल करने के लिए जब तक इमरान खान, चलिए बहुत शुक्रिया इसरा अब्बासी साहब, आप मेरे साथ मौजूद थे, बात करती हूँ उस पर भी। और मोहम्मद दानियाल साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद। इकबाल खान साहब आपका बहुत शुक्रिया। जहाँ मुज़ाकरात की बात होती है, बिल्कुल ठीक बात है, जब तक वो शख्स जिससे मुज़ाकरात कर दें वो सामने नहीं होगा तो बहुत सी ऐसी चीजें आपके सामने आएंगी जो है ही नहीं, बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर नहीं है। दूसरी बात, इस पर आज के प्रोग्राम में स्पेशली कराची के इशूज को डिस्कस किया गया, MQM पीपल्स पार्टी के बारे में बात की गई। मैं बार बार कहती हूँ, अगर पाकिस्तान की तरक्की आपको करनी है और अगर पाकिस्तान में जियो पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो वो भी गर्म पानियों की बात करते हैं। गर्म पानियों की आप बात करेंगे तो आपके हाथ में आएगा कराची, और गर्म पानियों की आप बात करेंगे तो आपके हाथ में आएगा बलूचिस्तान। अगर आप चाहते हैं कि मुल्क तरक्की करे तो आपको अमन पैदा करना होगा, यहां के लोगों को तरक्की देनी होगी, यहां की इकोनॉमी को आपको चलाना होगा। अगर ये आपस की चपकले चलती रही और तेरी मेरी की सियासत में जुबान सामने आती रही तो मामले आगे बढ़ेंगे नहीं। आपका जो ब्रेन ड्रेन का सिलसिला है वो आगे होते होते इतना बढ़ जाएगा कि आपके पास वो कोई टैलेंटेड लोग मौजूद नहीं होंगे जो पाकिस्तान को चला सकें, इस मुल्क को चला सकें, इस सिटी को चला सकें। मेरे मुल्क पे हुक्मरान आए जो वाकई इस मुल्क के मुस्तकबिल की हिफाजत करें। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिएगा। खुदा हाफिज।